अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचि और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गर्मी में खेत की गहरी जुताई के लाभ पर जानकारी, सूरन की अधिक पैदावार देने वाले प्रजातियों और उन्नत बुवाई तकनीक, पंतनगर मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों को जरूरी सलाह। किसी भी फसल की बुवाई या रोपाई करने के पूर्व खेत की जुताई ही की जाती है, जिसके लिए हैरों से जुताई के बाद कल्टीवेटर से जुताई किसान भाई करते हैं। और बहुत से किसान तो केवल कल्टीवेटर को ही प्रयोग करते हैं, जिससे जुताई एक सीमित गहराई तक ही हो जाती है, जिससे नीचे एक कठोर परत बन जाती है और इसका विपरीत प्रभाव उपज पर पड़ता है। इसीलिए गर्मी में खेत गहरी जुताई जरूर करें। लेकिन गहरी जुताई में किन किन तकनीकी बातों का आप ध्यान रखेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले किसान भाई प्रश्न उठता है कि गर्मियों की जुताई क्या है। भूमि के अंदर पादप वृद्धि व विकास के लिए वायु संचार, जल धारण क्षमता, पोषक तत्व धारण क्षमता, लाभदायक जीवाणुओं के दक्षतापूर्ण कार्य करने के लिए आदर्श वातावरण तैयार करना तथा कीट एवं रोग के साथ साथ खरपतवारों के प्राकृतिक नियंत्रण हेतु गर्मी के मौसम में जुताई करना ही गर्मियों की जुताई कहलाता है। लेकिन गर्मियों की जुताई तभी कारगर सिद्ध होगी यदि आप एक उचित यंत्रों से गर्मियों की जुताई करेंगे। फसलों से अच्छी उपज के लिए 3 साल में एक बार गर्मी की गहरी जुताई आवश्यक है। इसके लिए सबसे उचित समय मई और जून का महीना होता है, जिसके लिए एक विशेष प्रकार के हल का प्रयोग होता है। तो गर्मियों की जुताई करने के लिए विशेषतः 2 तरह के यंत्र किसान भाइयों के पास उपलब्ध होंगे। एक मिट्टी पलटने वाला बैलों द्वारा चालित हल, दूसरा मिट्टी पलटने वाला ट्रैक्टर द्वारा चालित हल जैसे मेस्टन, विक्ट्री आदि। यदि इन्हीं यंत्रों से आप गर्मियों की जुताई करते हैं तभी सही अर्थों में गर्मियों की जुताई का लाभ होगा। लेकिन जो गर्मियों की जुताई है इसमें एक विशेष पहलू यह आता है कि कितनी गहराई पर गर्मियों की जुताई करें। यद्यपि गर्मियों की जुताई की गहराई मिट्टी के प्रकार के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन सामान्यतः दशा में 25 से 30 सेंटीमीटर की गहराई पर गर्मियों की जुताई करनी चाहिए। जहां तक गर्मियों की जुताई का उपयुक्त समय है, उसके लिए मई जून का जो महीना है वो सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। तो जो एक सही अर्थों में जो गर्मी की जुताई का लाभ मिलना चाहिए किसान भाइयों को, वो किसान भाइयों को अवश्य मिलेगा। जहाँ तक गर्मियों की जुताई के लाभ की बात है, सबसे पहला अति महत्वपूर्ण लाभ यह है कि मिट्टी के अंदर जल अवशोषण की क्षमता को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ मिट्टी में वायु संचार बढ़ता है। मिट्टी में वायु संचार बढ़ने से जो लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु मिट्टी के अंदर रहते हैं उनकी क्रियाशीलता बढ़ती है, जिसका पौधे के उत्पादन पर आगे चलकर प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ मिट्टी के कटाव को रोकता है। जब मिट्टी के कटाव का रोकता है तो जो ऊपर की परत अधिक उपजाऊ परत होती है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं पाती है, तो मिट्टी खराब नहीं हो पाती, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनी रहती है।
एक जो अन्य लाभ है वो है खरपतवारों का नष्ट करना। विभिन्न फसलों में 1% से लेकर 40-50% तक खरपतवार जो है विभिन्न फसलों में नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक बहुत ही प्राकृतिक नियंत्रण यह है कि गर्मियों की जुताई करने से खरपतवारों का स्वतः नियंत्रण होता है। इसके साथ साथ कीट एवं रोग जो प्राय सभी फसलों पर उसका प्रकोप होता है, तो कीट एवं रोग का एक प्राकृतिक नियंत्रण भी गर्मियों की जुताई से होता है। समस्याग्रस्त मृदाओं में गर्मी की जुताई का विशेष लाभ है। जैसे मृदा की रुग्णता, जिसको बीमारीपन कहा जाता है, तो रुग्णता से बचने के लिए मृदा की भौतिक, रासायनिक व जैविक दशाओं में उचित संयोग स्थापित होता है, जिससे मृदा की उर्वरता बनी रहती है। इसके साथ साथ लवणीय व क्षारीय मृदा की सतह पर अधिक लवण एकत्र नहीं हो पाते हैं, जिससे मृदा स्वास्थ्य खराब नहीं हो पाता। तीसरा यह है कि मृदा में उपस्थित जो कठोर पटल जो नीचे बन जाता है, कठोर सतह जो बन जाती है, वो टूट जाती है, जिसका मिट्टी की उत्पादकता जो है निरंतर बनी रहती है। तो इस प्रकार जो समस्याग्रस्त मिट्टियों में उस जो गर्मियों की जुताई का विशेष लाभ है। लेकिन गर्मियों की जुताई का सही अर्थों में लाभ तभी मिल पाएगा जबकि उसके लिए कुछ सावधानियां हैं, उनका अवश्य किसान भाई ध्यान रखें। तो गर्मियों की जुताई के लिए विशेष सावधानियां किसान भाई ये है कि ढलान वाली भूमियों में ढलान के विपरीत दिशा में जुताई करें, उचित हल का ही प्रयोग करें। यदि उचित हल का प्रयोग नहीं कर पाए तो फिर गर्मी की जुताई का लाभ किसान भाइयों को प्राप्त नहीं होगा। दूसरा है कि मजबूत हल का प्रयोग करें, क्योंकि गर्मी की जुताई कुछ गहरी होती है, इसलिए यदि कमज़ोर हल का प्रयोग करेंगे तो वो टूट सकता है और जो हल चलाने वाले किसान भाई हैं उसको क्षति हो सकती है, उसको चोट लग सकती है। गर्मी की गहरी जुताई करने में खर्च तो अधिक आता है, लेकिन 3 साल में एक बार भी जुताई करने से खेत में बोई जाने वाली फसलों में खरपतवार और कीट रोगों की समस्या बहुत कम आती है। साथ ही वायु संचार और जल धारण क्षमता बढ़ने से फसलों का उचित वृद्धि और विकास होता है, जिससे उपज और लाभ में इजाफा होता है। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि गर्मियों की जुताई आप जो बताई गई विधियों को अपनाते हुए करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मिट्टी स्वस्थ रहेगी, उपजाऊ रहेगी और एक अधिक उत्पादन देने वाली एक टिकाऊ खेती आप अपनी जमीन में कर सकते हैं। जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। सूरन, जिसे आप ओल के नाम से भी जानते हैं, अपने प्रदेश में इसकी खेती फल बागों में और खुले खेतों में बड़े पैमाने पर की जाती है। तो जो किसान भाई सूरन खेती करना चाहते हैं वे अभी इसकी बुवाई कर सकते हैं, लेकिन इससे अधिक पैदावार लेने के लिए आप इसकी बुवाई कैसे करेंगे, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर RS सिंह। सूरन, जिसे ओल और जिमीकंद नाम से भी जाना जाता है, जिनके अनेक औषधीय गुण होने के कारण आयुर्वेदिक औषधियों में उपयोग किया जाता है। यह बवासीर, पेचिस तिल्ली की सूजन, रक्त विकार नाशक, दमा, वमन, फेफड़े की सूजन आदि में औषधि बनाने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है तथा इसका उपयोग सब्जी एवं अचार अन्य रूपों में होने लगा है। पहले इसकी लोकल देशी प्रजातियों में कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण गले में जलन होती है। इस कारण इसका उपयोग बहुत कम होता था, परंतु आज के समय में इसकी नई प्रजातियां विकसित हो चुकी हैं, जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा बहुत कम होती है, जो बहुत अच्छी है और वो उसमें अल्कोलाइड कम होता है, तो काटता भी मुंह को बहुत कम है। कुछ प्रजातियां हैं जैसे NDA 9 है, विधान कुसुम है, कुछ हाइब्रिड्स हैं जैसे श्री पद्मा है, श्री अथीरा है। लेकिन बिहार के लिए, बिहार राज्य के लिए सबसे सूटेबल, सबसे अच्छा जो प्रभेद है वो आपको गजेंद्र है। ये भी करीब 6 से 8 महीना लेता है समय, और इसकी उपज क्षमता आपको करीब 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर इसका उपज क्षमता है। अच्छा से आप करेंगे तो 50 टन से क्रॉस भी कर जाएगा। तो अब सबसे पहले आते हैं कि इससे अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमको क्या क्या करना है।
तो सबसे पहले आप जान लें किसान भाई कि इसकी रुपाई आप मार्च से लेकर जून तक कर सकते हैं। इसके लिए मिट्टी जो है हल्की मिट्टी होनी चाहिए, बलुई दोमट मिट्टी, और उसमें ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट अगर ज़्यादा है, जीवांश की मात्रा ज़्यादा है तो और भी बहुत अच्छी है। तो इसके लिए आपको यह करना है कि 15 से 25 टन करीब कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अंतिम जुताई के समय खेत में मिला दें, या फिर जब आप रुपाई करते हैं तो प्रति गड्ढा 1 से 1.5 kg कंपोस्ट आप उस समय मिलाएं। खेती योग्य भूमि तैयार करने के लिए 2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 3-4 जुताई देशी हल से अच्छी तरह करके मिट्टी को भुरभुरी, मुलायम और समतल कर लेना चाहिए। इसका जो फर्टिलाइजर, जो उर्वरक है, उसकी अनुशंसित मात्रा है 80 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फूर और 80 किलो पोटाश। तो ऐसा है किसान भाई कि जब बुआई करते हैं या जब अंतिम जुताई का समय आता है, उसी समय स्फूर की पूरी मात्रा और नेत्रजन तथा पोटासियम की 1/3 मात्रा को हम लोग उस समय देते हैं, एज ए बेसल डोज देते हैं। तो इसके लिए आपको किसान भाई क्या करना है कि प्रति गड्ढा के हिसाब से आपको 1 से 1.5 kg करीब कंपोस्ट आता है, और उसमें करीब 3 से 4 ग्राम यूरिया, उसके बाद में 20 से 22 ग्राम आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP जिसको कहते हैं, और उसके बाद में पोटेशियम के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश करीब 2.5 ग्राम प्रति गड्ढा देते हैं। करीब उसके लिए 4 से 6 इंच गड्ढा हम लोग बनाते हैं, और चारों तरफ से हम लोग गड्ढा का साइज 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई, चौड़ाई और गहराई 30-30 सेंटीमीटर का होता है। सही बीज अच्छी उपज का आधार होता है। सूरन का प्रवर्धन वानस्पतिक वृद्धि द्वारा किया जाता है, जिसके लिए पूर्व कंद या कंद को काट कर लगाया जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 80 से 100 क्विंटल कंद की आवश्यकता होती है। यह आकार में छोटे होने चाहिए तथा यह मेड़ों, पंक्तियों और चौरस क्यारियों में लगाएं, तथा कंदों का आकार 250 ग्राम से 500 तक होना चाहिए, एवं कंद काटते समय ध्यान देना चाहिए प्रत्येक टुकड़े में कम से कम कलिका का कुछ भाग अवश्य रहे। इससे पहले किसान भाई आपको जानना जरूरी है कि इसमें उसका जो बीज उपचार करना बहुत जरूरी है लगाने से पहले। तो इसके लिए आपको क्या करना है भाई किसान भाई कि गाढ़ा गोबर के घोल में करीब 2 से 2.5 ग्राम बैविस्टिन प्रति लीटर के हिसाब से, और 1 मिलीलीटर डाइमेथोएट, और उसी में 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी मिला के अगर हम लोग कंद को ट्रीट करते हैं, उपचार करते हैं, तो इससे कोई भी फफूंदनाशी खास करके जो बीमारी लगती है उससे इसका अच्छा से बचाव हो जाएगा। तो उसके लिए घोल में हम लोग कंद को आधा घंटा छोड़ देते हैं, आधा घंटा के बाद उससे निकालते हैं उस घोल से, फिर आधा घंटा उसको शेड में छाया में सुखाते हैं, और उसके बाद हम लोग तुरंत उसका बुआई कर देते हैं। क्योंकि इस फसल का अंकुरण देर से होता है, इसलिए पौधों के प्रारंभिक विकास की अवधि में अंतवर्ती फसलें जैसे भिंडी, बोड़ा, मूंग, कलाई, मक्का, खीरा, कद्दू आदि फसलें सफलता पूर्वक ली जा सकती है। अनुसंधान द्वारा ये पाया गया है कि इसकी खेती लीची एवं अन्य फलों के बागों में अंतवर्ती फसल के रूप में सफलता पूर्वक किया जा सकता है। जहाँ तक सिंचाई की बात है तो वर्षा ऋतु में सूरन की फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वर्षा न होने पर खेत सूखा दिखाई दे तो तुरंत सिंचाई करना चाहिए। बुवाई के 25 से 30 दिन के अंदर पौधे उग जाते हैं। इसकी निराई गुड़ाई 50 से 60 दिनों के बाद पहली तथा 80 से 90 दिनों के बाद दूसरी निकाई करें। तो अगर मेरे पास खरपतवार निकालने का आदमी की कमी है या पैसे की कमी है जिसमें उसमें ज्यादा लगता है, तो उसके लिए एक मेरे पास टर्गा सुपर नाम की एक दवा है, उसका 60 से 70 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करने से सोरघम हेलिपेंस, ये सब बनबजरी है जो संकरी पत्ती वाली घासें हैं मुख्यतः, उसका प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। सूरन की वैज्ञानिक खेती करने पर इसका न्यूनतम उत्पादन 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। यदि बातों को ध्यान में रखकर ओल की खेती की जाए
तो इससे प्रति हेक्टेयर रुपए 1,25,000 तक शुद्ध लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह के आगे आने वाले दिनों में दिन के तापमानों में संभावित वृद्धि तथा मध्यम गति की हवा बहने से गेहूं की समय से कोई फसल पककर तैयार हो जाएगी। अतः सलाह दी जाती है कि किसान भाई संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर गेहूं की पकी फसल की कटाई एवं मड़ाई का कार्य इस सप्ताह से प्रारंभ कर दें। लेकिन ध्यान रखें कि फसल की कटाई तभी करें जब बालियों में दाने कड़े हो जाएं तथा फसल पूरी तरह पीली पड़कर सूख जाए। कटाई का कार्य सुबह के समय 11 बजे तक ही करें, क्योंकि सुबह के समय तापमान एवं धूप की तीव्रता कम रहने एवं कम गति की हवा बहने के कारण कम समय में अधिक क्षेत्रफल की फसल की कटाई की जा सकती है। कटाई के बाद लाख के छोटे छोटे बंडल बनाकर 2 दिनों तक खेत में ही सूखने हेतु फैला रहने दें। भली भांति सूखने के बाद खलिहान में एकत्र कर लें या खेत में ही ट्रैक्टर या बिजली द्वारा चलित पावर थ्रेशर की सहायता से मड़ाई का कार्य करें। लेकिन पावर थ्रेशर का प्रयोग करते समय किसान भाई कुछ सावधानियां बरतें, जिनमें प्रमुख है जिस हॉर्स पावर अर्थात अश्वशक्ति का इंजन, मोटर या ट्रैक्टर प्रयोग कर रहे हों उसी अश्वशक्ति का ही थ्रेशर प्रयोग करें। मड़ाई का कार्य सुबह 11 बजे के बाद ही करें, जब धूप लगने से लाख की नमी पूरी तरह से दूर हो जाए। दुर्घटना से बचने हेतु ढीले वस्त्र पहनकर थ्रेशर के पनाले में लाख कदापि न लगाएं। लाख लगाते समय पनाले में पूरा हाथ न जाने दें। छोटे बच्चों को मड़ाई स्थल पर न आने दें। यदि मड़ाई का कार्य रात्रि के समय कर रहे हों तब मड़ाई में लगे मजदूरों को नशीले पदार्थ का सेवन न करने दें। मड़ाई स्थल पर चिंगारी से उत्पन्न आग से सुरक्षा हेतु खेत के आसपास नाली में पानी भरकर रखें। देर से बोई फसल में रोगिंग कर अन्य प्रजातियों तथा अन्य सभी खरपतवारों को खेत से बाहर कर दें। गन्ने की बुआई हेतु इस सप्ताह अनुकूल तापमान रहेगा, अतः जो किसान भाई जौ अथवा गेहूं की फसलों की कटाई के बाद गन्ने की बुआई करना चाहते हैं वे गन्ने की संस्तुत प्रजातियों की बुआई इस सप्ताह अवश्य समाप्त कर ले, क्योंकि तापमानों में लगातार हो रही बढ़ोतरी बीज जमाव पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर मूंग, लोबिया एवं उड़द की खड़ी फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। देर से बोई इन फसलों में निराई कर घने पौधों को निकालें। मसूर की फसल भी पक चुकी है, अतः पकी फसल की कटाई सुबह के समय करें, फिर थ्रेशर की सहायता से अथवा डंडे से पीट कर मड़ाई करें। मड़ाई के बाद इतना सुखाएं कि भंडारण के समय दानों में 12% से अधिक नमी न हो। जिन कृषक भाइयों के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन हो वे रबी मौसम की फसलों की कटाई के बाद खाली खेतों में हरी खाद हेतु ढैंचा या सनई की बुआई हेतु बीज की व्यवस्था कर ले। संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर किसान भाई आम, अमरूद एवं लीची के बागों में इस सप्ताह सिंचाई करें। साथ ही तापमानों में हो रही वृद्धि के कारण आम के फसल वाले वृक्षों पर निगाह रखें कि यदि आम के फलों का निचले वाला हिस्सा नुकीला हो रहा हो तथा रंग काला पड़ रहा हो तब समझ लें कि फलों में बोरोन तत्व की कमी है। अतः ये लक्षण दिखाई देते ही फलों की सुरक्षा हेतु सुहागे की 8 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर प्रभावित पेड़ों पर छिड़काव करें। लेकिन अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए किसान भाई सुहागे को रात्रि में हल्के गर्म पानी में डाल दें तथा सुबह के समय संभावित कम हवा गति के मद्देनजर छिड़काव करें।
चूंकि आम के पेड़ों पर मटर की आकार के फल बन चुके हैं। दिन के समय तेज धूप एवं हवा बहने के कारण इनके झड़ने की संभावना है। अतः वृक्षों से फलों का गिरना रोकने हेतु नेफ्थलीन एसिटिक एसिड हार्मोन के 40 ppm अर्थात 40 मिलीग्राम सक्रिय तत्वों का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। इन दोनों दवाओं को एक साथ मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। पपीता के पौधे तैयार करने के लिए नर्सरी में बुआई हेतु अनुकूल तापमान रहने की संभावना है। अतः पपीते की खेती के इच्छुक किसान भाई पपीते की उन्नतशील प्रजातियों जैसे पंत पपीता 1, कोयम्बटूर 1, पूसा जाइंट, पूसा नन्हा आदि में से ही किसी प्रजाति के प्रमाणित बीजों की बुआई इस सप्ताह करें। 1 एकड़ खेत में पौधे रोपने हेतु 5 वर्ग मीटर आकार की 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में गोबर की सड़ी खाद डालकर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर की गहराई पर पंक्तियों में लगभग 100 ग्राम बीज की बुआई कर क्यारियों को सूखी घास से 10 से 12 दिनों तक ढका रहने दें तथा प्रतिदिन सुबह शाम फव्वारे की सहायता से पानी का छिड़काव करते रहें। टमाटर एवं मिर्च की तैयार पौध की रोपाई करें। टमाटर की पहले रोपी गई फसल 1 माह की होने पर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें। तापमान बढ़ने व बादल छाए रहने के कारण टमाटर एवं भिंडी की फसलों में सफेद मक्खी का प्रकोप हो सकता है। अतः फसल सुरक्षा हेतु मेटासिस्टॉक की 0.1% घोल बनाकर छिड़काव करें। शुष्क मौसम रहने की संभावना के मद्देनजर सब्जी की फसलों जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन आदि में सिंचाई करें। इस सप्ताह संभावित तापमानों में बढ़ोतरी प्याज की फसल में कंद बनने एवं विकसित होने में सहायक होगी। अतः फसल में इस सप्ताह से हर 5वें दिन सिंचाई करें। गुड़ाई कर फसल को खरपतवार मुक्त रखें। लहसुन की समय से बोई फसल यदि पीली पड़ रही हो तथा गांठों का विकास पूर्ण हो गया हो तब इस सप्ताह से सिंचाई बंद कर दें, अन्यथा हल्की सिंचाई अवश्य करें। पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि वे अप्रैल या मई माह में ब्याने वाली गाय या भैंस को ही खरीदें तथा अधिक गर्मी में इनकी दूध देने की क्षमता भी अधिक होती है। साथ ही मई जून माह में दूध की अधिक मांग बढ़ने तथा प्रति लीटर दूध की कीमत अधिक होने से पशुपालकों को अधिक आर्थिक लाभ होगा। ऐसे मौसम में पशुओं को संतुलित आहार खिलाएं, दिन में 1 बार पानी से नहलाएं, 3 बार स्वच्छ एवं ताजा पानी पिलाएं तथा संभावित तेज धूप खिलने के कारण दिन के समय छायादार स्थान जैसे नीम, जामुन आदि वृक्षों के नीचे बांधें। बढ़ते तापमान के मद्देनजर मुर्गी पालक अपने लेयर तथा मुर्गियों में उचित टीकाकरण कराएं। तो किसान भाइयों, यह था इस सप्ताह के मौसम का मिजाज। अगले सप्ताह हम मौसम की नई जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और इसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है घोसी मऊ के ओम प्रकाश वर्मा ने। आपने गन्ने की पीली फसल में प्रबंधन पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। देखिए, आप जानते हैं कि गन्ना जो है एक ऐसी फसल है कि इसमें लगभग 50% जो 50% एरिया है वो रैटून के द्वारा होता है। गन्ने की रैटून फसल, जिसे पेड़ी के नाम से किसान भाई जानते हैं, जो किसानों को बोनस फसल के रूप में मिलता है। फिर भी गन्ने की पहली फसल काटने के बाद पेड़ी फसल के लिए कुछ जरूरी प्रबंधनों को सही तरीके से करने की जरूरत पड़ती है, जिससे उपज और अधिक बढ़ सके। तो आइए इन प्रबंधनों पर विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो रैटून एक ऐसी लाभकारी फसल है गन्ने की जिसमें आपको कम लागत लगाने पर अधिक पैदावार मिल सकती है, अधिक लाभ उससे प्राप्त हो जाते हैं। कारण क्या है? कारण उसका ये है कि ना तो इसमें खेत की तैयारी करने की आवश्यकता पड़ती है, ना आपको बीज बोने की आवश्यकता पड़ती है, ना ही आपको कोई इसमें दूसरे इंटरकल्चर ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें यदि आपने शुरू में ही थोड़ा सा इसका ध्यान दे दिया, कुछ बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तो आपकी रैटून की फसल अच्छी हो सकती है, अच्छी पैदावार दे सकती है। उदाहरण के तौर पर एक तो आप जिस खेत में रैटून लेना चाहते हैं उसको फरवरी से पहले ना काटें, और दूसरा ये है कि जो रैटून रखनी है जिस खेत में, उसमें गन्ना आप ज़मीन से मिला करके काटें।
जमीन से मिलाकर अगर नहीं काट पा रहे हैं कोई बात है तो उसके पश्चात एक जो है आपका स्टबल सेवर आता है, स्टबल सेवर चला करके जो ऊपर के जो ठूठ हैं उनको आप थोड़ा ऊपर से साफ करा दीजिए। और जो उसकी रेटून की जो पत्ती है जिसको आप ट्रेस कहते हैं, उस ट्रेस को आप ठीक प्रकार से 5 से 8 टन पर हेक्टेयर की दर से उस खेत में अच्छी प्रकार से मिला दें। और उसके लिए ध्यान रखें कि उसमें पहले कोई इंसेक्टिसाइड कोई सिस्टमिक जो आपका इंसेक्टिसाइड है उसका आप स्प्रे कर देंगे नीचे, तो उससे ये लाभ होगा आपका कि जो उसमें नीचे कैटरपिलर या दूसरे कीड़े पैदा हो जाते हैं जो गन्ने की फसल को नुकसान करते हैं, उससे आपका निजात मिल सकता है। दूसरा फ़ायदा जिसमें ट्रेस मैनेजमेंट करने से ये होता है कि जो आपका नमी होती है वो बनी रहती है, खरपतवार नियंत्रण भी आपका हो जाता है। ये भी पाया गया है कि ऐसे खेत जिनमें आपने ट्रेस का प्रयोग किया है उसमें कुछ जो पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता भी बढ़ जाती है। अगर ट्रेस आप नहीं फैलाना चाहते हैं तो उसमें रिपीटेडली उसमें खरपतवार नियंत्रण करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और लगभग एक गुड़ाई आपको 30 दिन पर, दूसरी गुड़ाई 60 दिन पर और तीसरी गुड़ाई 90 दिन पर करने से खरपतवार नियंत्रण तो होता ही है, उसके साथ साथ उसमें टिल्लिंग भी अच्छा हो जाता है। एक बात का और ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा उसमें ध्यान करेंगे खेत में जा कर के, ये देखेंगे कि कुछ गन्ने के खेत में चूहे वगैरह लग जाते हैं या गन्ना गिर जाता है तो उस दशा में भी कुछ कलम हमारे सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो देखने से पता चलता है। तो ऐसे स्थानों में जहाँ पर आप देखेंगे लाइन को देख करके, तो वहाँ पर अगर आपके क्लम्प नहीं है तो उसमें उसी वैरायटी के टुकड़े आप काट करके दबा दीजिए अच्छी तरह से, उसको तैयार करके लाइन में, और उससे आपके जो जगह खाली बच जाती है उससे उसमें आपका गन्ने की रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाती है। आप 150 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की दर से उसके साइड प्लेसमेंट कर दें। इसमें आधी मात्रा नाइट्रोजन की, पूरी मात्रा फास्फोरस की और पोटास की लगा करके उसको ठीक प्रकार से बंद कर दें। बावक गन्ने की कटाई के बाद सिंचाई करके गुड़ाई के समय 115 किलोग्राम यूरिया, 132 किलोग्राम डीएपी और 80 किलोग्राम एमओपी का प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। उसके बाद 215 किलोग्राम यूरिया को 2 बार में बरसात से पहले प्रयोग कर लें। इसके अलावा जून के महीने में 1 लीटर पानी में 5 ग्राम यूरिया घोलकर छिड़काव करने से फसल का उचित विकास होता है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आप यदि गन्ने की रेटून का ठीक प्रकार से देखभाल करेंगे तो आपको गन्ने की बावक वाली फसल है उससे भी अच्छी पैदावार आपको इसमें प्राप्त हो जाती है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गेहूं की कटाई के बाद गन्ने की बुवाई के समय सावधानियां।
गुणवत्ता युक्त बीज प्राप्त करने के लिए रबी फसलों की कटाई और बाद के प्रबंधन। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।